हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज एसबीआई सीबीओ में बैंकिंग से जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं पिछले सीबीओ के एग्ज़ाम में 20, 21 और 22 वाले में, उसके 10 प्रश्न आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आगे भी आ सकते हैं क्योंकि पहले ये आए हुए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, हु कैन स्टॉप पेमेंट ऑफ ए चेक। चेक का पेमेंट कौन स्टॉप कर सकता है? तो पहले आप चेक में ये जान लीजिए कि चेक में 3 पार्टी होता है, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉई जो है हमेशा बैंक होगा, ड्रॉवर जिसने चेक इशू किया, और पेई जिसको कि पैसा मिलेगा, जिसको पे करना है। तो स्टॉप कौन लगा सकता है? जिसने चेक ड्रॉ किया है, मतलब जिसने चेक काट के दिया है वो स्टॉप लगा सकता है। तब ऑप्शन सुनिएगा क्या है, पेई, ड्रॉवर, इंडोर्सर, कलेक्टिंग बैंक, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ड्रॉवर। ड्रॉवर जो है स्टॉप कर सकता है, स्टॉप पेमेंट कर सकता है चेक का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन नहीं है? मतलब जिसको कि हम एक से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो मोटा मोटा मतलब होता है यही होता है। तो आइए जानते हैं। प्रोमिसरी नोट, ऑप्शन में जो है देखिए, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट, नन ऑफ दीज। तो इसमें देखिए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक या गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट, ये सभी क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर एक बच जाता है आपका टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट, ये जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि आप एफडी जिस व्यक्ति के नाम से करेंगे उसी को रिसिप्ट थमाएंगे और वही वो जो है उसको तोड़ के पैसा ले सकता है। अगर उसकी मृत्यु हो जाए फिर नॉमिनी को मिले वो अलग बात, लेकिन वो ऐसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट जो है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। आरबीआई Act 9 SLR for a scheduled bank is regulated by RBI under power conferred upon it by। कह रहा है कि SLR को जो है रेगुलेट करता है आरबीआई। तो इसके लिए आरबीआई को पावर कौन से एक्ट के तहत मिला है? कौन से एक्ट के तहत आरबीआई इस पावर का यूज करता है कि बैंकें SLR मेंटेन करेंगी? ऑप्शन है आपके सामने, आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, कंपनीज एक्ट 1956, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो है आपका ये एसएलआर के बारे में जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो ये कन्फर्ट करता है आरबीआई को, ये पावर देता है कि वो बैंकों को कहे कि आप एसएलआर मेंटेन करिए। एसएलआर अभी कितना है आप कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, फॉर द अंडर विच एक्ट इज ए गार्नेसी ऑर्डर इशूड बाय सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के द्वारा गार्नेसी ऑर्डर किस एक्ट के आधार पर जारी किया जाता है? गार्नेसी ऑर्डर, तो ऑप्शन है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का अगर उत्तर पूछें तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आधार पर सिविल कोर्ट गार्नेसी ऑर्डर जारी करता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, वाइल कलेक्टिंग चेक फॉर हिज कस्टमर द बैंकर एक्ट एज। वाइल कलेक्टिंग द चेक ऑफ ए कस्टमर द बैंकर एक्ट एज। बैंकर जब चेक कलेक्ट करता है किसी कस्टमर का तो उस कंडीशन में बैंकर क्या है? तो इसका ऑप्शन सुनिएगा, एजेंट, प्रिंसिपल, लेसर, बेली, लेसी। तो यहाँ पर एजेंट के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है? एजेंट के रूप में। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिडक्शन इन सीआरआर। सीआरआर जो कम घटाया जाता है उसका क्या पर्पस होता है? सीआरआर जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से कम करती है तो उसका क्या उद्देश्य? ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन है रिड्यूस क्रेडिट फ्लो, enhance credit flow, enhance availability of cash,
रिड्यूस कैश ट्रांजेक्शन, नन ऑफ दीज। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अब CRR घटा रहा है, CRR का फुल फॉर्म क्या हुआ, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व को रेशियो को जो है घटाएगा, इसका मतलब क्या कर रहा है कि बैंकों को ज़्यादा कैश रखने का ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ज़्यादा क्रेडिट जो है, ज़्यादा क्रेडिट जो है लोन बांटेगी, तो क्रेडिट फ्लो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, इनहेंस क्रेडिट फ्लो। उसके बाद है कोलेट्रल सिक्योरिटी रेफर्स टू। कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं तो आप तो जान ही रहे होंगे। कोलेट्रल सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी दो तरह का होता है मेनली, एक होता है प्राइमरी सिक्योरिटी और एक होता है कोलेट्रल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी जो है, जब बैंक लोन करती है तो लोन से जो एसेट क्रिएट होता है उसको कहते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। और उस लोन को करने के लिए मान लीजिए कि किसी को आप 20 लाख का मुद्रा दे रहे हैं, तो उसके लिए आप उससे कोई सिक्योरिटी मांगेंगे। सिक्योरिटी में उसने ज़मीन का कागज़ दे दिया मान लीजिए, तो वो ज़मीन का जो कागज़ उसने दिया वो यहाँ पर हो गया कोलेट्रल सिक्योरिटी, या आपने घर का पेपर दे दिया तो हो गया कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब जो 20 लाख में वो सामान खरीद के लाएगा वो होगा प्राइमरी सिक्योरिटी। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या है। इमूवेबल प्रॉपर्टी टेकन ऑन मॉर्गेज, मूवेबल प्रॉपर्टी टेकन बाय वे ऑफ हाइपोथिकेशन, डिमांड promissory note signed by all the proponents, any security charged to the bank in addition to the principal प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावे जो सिक्योरिटी डिमांड किया गया है बैंक के द्वारा वही क्या है, कोलेट्रल सिक्योरिटी। उसके बाद है अगला प्रश्न, सेक्शन 42 ऑफ RBI एक्ट 1934 डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट रेशियोज। सेक्शन 42 जो है RBI एक्ट का, वो कौन से रेशियो से डील करता है, कौन से रेशियो के बारे में बताता है। तो जो आपका ऑप्शन है वो है कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, या नन ऑफ द एबव। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है आपका कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो के बारे में जो है वो सेक्शन 42 जो है RBI एक्ट 1934 का डील करता है, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में बताता है। उसके बाद है आपका क्लैटन्स रूल विल बी अप्लीकेबल टू। क्लैटन्स रूल अप्लीकेबल होता है किस पर, ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन है ऑल रनिंग अकाउंट्स लाइक TOD, CC, बिल्स एंड PC। दूसरा है नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। तीसरा है टर्म लोन। चौथा है डिमांड लोन और पांचवा है ऑल द एबव। तो क्लैटन्स रूल जो है वो बेसिकली जितना भी रनिंग अकाउंट होता है TOD, CC, बिल्स एंड PC, इसके बारे में इस पर अप्लीकेबल होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है नॉमिनेशन फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर लोन अकाउंट अंडर बैंकिंग सर्विस, ट्रू या फॉल्स। नॉमिनेशन फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल होता है अंडर बैंकिंग सर्विस, ये बताना है सही है या गलत। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्या कह रहा है, नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल फॉर लोन अकाउंट अंडर बैंकिंग सर्विस, बैंक लोन अकाउंट में कोई नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं होता है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है ए माइनर कैन एडमिटेड टू डाइस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ए माइनर कैन एडमिटेड टू डाइस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, द कैपिटल, द लायबिलिटीज, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द डीड, द बेनिफिट। तो इसका आंसर होगा द बेनिफिट। ए माइनर कैन एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। अगला प्रश्न है अंडर विच सेक्शन RBI कैन कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑफ बैंक। बैंकों का जो इंस्पेक्शन होता है वो RBI किस एक्ट के अनुसार कराता है, उसको कौन ये पावर देता है। तो इसका जो
इसका आंसर आप सीधे जान जाइए। इसका आंसर है सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के आधार पर, सेक्शन 45 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के आधार पर आरबीआई जो है वो इंस्पेक्शन कंडक्ट कराती है बैंकों का। ठीक है। उसके बाद अगला है अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ एक्शन कैन बी ब्राउट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अगेंस्ट द बैंक। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार बैंक के अगेंस्ट जो है कौन सा एक्शन लिया जा सकता है। ऑप्शन है डिफिशियंसी ऑफ सर्विस, डिफिशियंसी ऑफ सर्विस दैट इज फुल्ली पेड फॉर, डिफिशियंसी ऑफ सर्विस इवन इफ इट इज पार्शली पेड फॉर, एनी डिले इन सर्विस। मतलब बैंक जो ऐसा क्या करेगी, मतलब क्वेश्चन समझिएगा कि व्हाट टाइप ऑफ एक्शन कैन बी ब्राउट अंडर कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के आधार पे कोई कस्टमर कंज्यूमर कोर्ट कैसे जा सकता है, बैंक के किस एक्ट के आधार पे, बैंक के मतलब किस काम के नहीं होने पर, या बैंक ने ऐसा क्या किया जो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के आधार पे वहाँ पे शिकायत करने जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा डिफिशियंसी ऑफ सर्विस दैट इज फुल्ली पेड फॉर। डिफिशियंसी ऑफ सर्विस मतलब पेड पहले से किया है फिर भी सर्विस में डिफिशियंसी है, कमी है, तो उसके आधार पे ब्राउट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अगेंस्ट द बैंक। फिर उसके बाद तो आज के लिए इतना ही प्रश्न पे इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा मेरे पास है। मैंने ये पूरा लिस्ट तैयार किया है आपके लिए, कम से कम 100 प्रश्नों का है। तो 10-10 प्रश्न मैं हर दिन आपके लिए लाऊंगा, और छोटा वीडियो रहेगा तो आप देखेंगे भी आसानी से, आपको देखने में आसानी होगी। और ये जो 10-10 प्रश्न होंगे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, और एग्जाम में ये आपकी बहुत मदद करेंगे, और आने की संभावना इनकी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मुझे बोलकर इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास, और इतने प्रश्नों को और ऑप्शंस को लिखने में बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, तो इसलिए मैं बोलकर ही आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। आप लोग थोड़ा सुनकर इसको जो है रिमेम्बर करेंगे, ये आपकी बहुत मदद करेंगे आगामी एग्जाम में। और साथ ही साथ सीबीओ पर मेरा ये लगातार वीडियो बनाना जारी रहेगा जब तक कि एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता है। और कोई सलाह सजेशन और आपको चाहिए, कोई दिक्कत हो रहा हो सीबीओ की तैयारी के संदर्भ में, तो आप बेझिझक कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।